से रख जाता हूँ, जहाँ कल मुख्य अतिथि आई ऋषिकेश से। और ऋषिकेश से जब हम बद्रीनाथ पे जाते हैं, अलग के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो वहीं हमारी दीदी लक्ष्मी जी का निवास। दीदी लक्ष्मी शाह जी पतंजलि परिवार से हैं, सह राज्य प्रभारी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और के समन्वय के क्षेत्र में, और खासकर युवाओं की एक प्रेरणादायी कार्य करती हैं। और आपका खेती से भी संबंध है, तो आप शिक्षिका हैं, और अभी आप स्कूल में ही हैं, वहीं से आपकी कक्षा भी थोड़ी देर बाद दूसरी कक्षा होगी। उससे पहले हम हमारी कक्षा में इस योगाहार की कक्षा में, जो कि कुछ योगाहार के बारे में आज आदरणीय रंजना दीदी ने आपको बताया ही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय दीदी जी का। आप अपनी बात इस मंच पे आज रखें। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे सेमल भुल्ला जी और पतंजलि योगाहार से के सभी सदस्य, और आदरणीय रंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जितने भी जो साधक जुड़े हुए हैं सभी को नमन वंदन। प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव पूज्याचार्य श्री को नमन वंदन करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को यहाँ पे महसूस करते हुए, आज आपने हमें बुलाया जो योगाहार, पतंजलि योगा आहार से संबंधित एक कक्षा है, तो बहुत ही खुशी हुई। हमारी आदरणीय धनेश्वरी बहन ने जो योग करवाया, तो हमारा जो पैकेज है मिलता जुलता है, लेकिन मैंने कुछ आज नई चीज सीखी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः बहन का। और आज आपको बताना चाहते कि हम सन 2009 में नवंबर से पतंजलि में जुड़े थे। पतंजलि में जुड़ने का मुख्य ये था कि हमारे साथ एक बहन जी थी, तो ऐसी सड़क पे चलते हुए उन्होंने कहा कि बहन शिविर लग रहा है, और अध्यापक का शिविर, मैं एक अध्यापिका भी हूँ, और अध्यापक का शिविर लग रहा है, तो आप चलिए। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन से वो दिन, और एक फॉर्म भरा था, उसमें 1099 की रसीद कटी थी। हमने कहा कोई बात नहीं, अध्यापक थे तो सीधे धनराशि भी जमा कर दी। बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद जैसे पतंजलि में गए हम, तो पतंजलि में हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया दीदी जी मिली। उस समय डॉक्टर सुमन जी के नाम से जानी जाती थी दीदी, अब साध्वी देवप्रिया दीदी हो गई। तो उन्होंने जब मतलब उनके साथ जुड़े हम, तो मेरे भाई भी जो जा रखे थे, बड़े भाई और भाभी जी भी जा रखी थी। अध्यापक का शिविर था वो। तो पहले तो सबसे पहले हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी राज्य के मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश जी, तो उनका उद्बोधन चल रहा था 31 मई में, 31 मई को उनका उद्बोधन चल रहा था। सीधे गए हम, जैसे श्रद्धालय में गए तो पहले बैग एक तरफ रखे, तो सीधा वहां पे गए। तो उनका उद्बोधन चल रहा था कि नशे पे 31 को मद्य निषेध दिवस है, मनाया जाता है 31 मई को। तो उनका उद्बोधन चल रहा था, तो हम जैसे बैठे वहां पे, तो उनको धुआं ही धुआं था, चारों तरफ धुआं। मतलब वो उस पे स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे धुआं, कि ये एक फिल्म, टेलीफिल्म दिखा रहे थे वो। तो उसको देख करके ये हुआ कि भगवान, ये ऐसे हमारे घर में भी थोड़ा बहुत ये पिताजी लोग थोड़ा बीड़ी पीते हैं, ये पीते, पुराने मास्टर पीते ही थे बीड़ी। तो हमने कहा क्या होगा। मेरे भाई मेरे पे देख रहे, मैं भाई जी पे देख रही, अपने भेजी बोलते हमारे बड़े भाई को, तो उन पे देख रही। तो जैसे हमने देखा कि हमने निश्चय किया कि हमने अपने पिताजी से ये सारे व्यसन छुड़वाने हैं। तो हम घर आए, तो उस समय पिताजी की उम्र रही होगी 55-56 साल रही होगी। तो घर आए जैसे, तो घर आके हमने बोला, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने फिर पतंजलि भेजा, तो फिर एकदम बीड़ी पीने की आदत एकदम नहीं छूटती, लेकिन धीरे धीरे उनको योग करवाया, तो आज हमारे घर में ऐसे व्यसन कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये लाभ हुआ पतंजलि से। लाभ के बारे में बताऊंगी, और क्यों जुड़े, कैसे जुड़े। और हमारे पहाड़ों में फिर हम इधर को आए, उन्होंने, भाई ने कहा कि सब कुछ करना लेकिन पद मत लेना।
लेकिन नदी को कौन रोक सकता है। नदी की धार जब बहती है, हमारे अलकनंदा, ये हमारे नीचे यहीं पे पुल है, यहीं पे अलकनंदा नदी बहती है, तो माँ अलकनंदा को कोई नहीं रोक सकता। या तो डैम में जब वो करते हैं उसका सदुपयोग होता है, लेकिन डैम से भी फिर उनको छोड़ना पड़ता है, नदी का ऐसा प्रभाव होता है। तो वैसे हमारी गति भी रही। हमारी नहीं, हमारे साथ बहुत सारी बहनें हैं जुड़ी हुई, मतलब एक से एक बढ़ करके कर्मठ बहनें हैं। तो जब हमारा ये क्रम चलता रहा, तो हमने तब धीरे धीरे पहाड़ों में हमारा जो उत्साह था उसको हम यहाँ, हमने सोचा कि हम यहाँ आकर के इस उत्साह को हम जो पतंजलि में देखा वो यहाँ भी हम पूज्य स्वामी जी का यहाँ प्रचार प्रसार करें, योग का, पूज्य आचार्य श्री का, मतलब कृषि का, ये आहार का। लेकिन यहाँ लोग अभी भी, जैसे मेरे सामने पे लोग खेत में हल चला रहे, सुंदर वातावरण अंत में दिखाऊंगी मैं आपको इसके समापन में। तो जब देखा तो वहां पे मतलब लोग कोई तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हम तो सुबह योग करते हैं, योग हमारा इससे क्या, हम गोबर की कंडी रहती है उसको ले जाते, ये पहाड़ है, इतने पहाड़, इसमें घास के ले जाते। तो मैंने तब सोचा, फिर गए पतंजलि, इतना हमको भी बोलना नहीं आया उस टाइम तक। फिर पतंजलि गए, पतंजलि में फिर सीखा। उन्होंने कहा भाई बाहर का तो तुम्हारा ढांचा सही है, लेकिन अंदर का जो ढांचा है उसे सही करने के लिए लीवर, किडनी, यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है, ये पूरा हाथों में जोड़ों में दर्द है, बैठ नहीं पा रहे। तो उसके लिए तब धीरे 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 करके लोगों को जोड़ा। तो फिर भी नहीं जुड़े उतने। था हमने फिर सोचा सोचा 4-5 साल तक ऐसे। पूज्य स्वामी जी भी आए, पर लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था कि स्वामी जी कौन है क्या है, इतना नहीं था लोगों का इंटरेस्ट। फिर लोगों का ये धीरे धीरे करके लोगों के बीच में गए। और हमने तब सोचा कि भीड़ कहाँ होती है। भीड़ देखा हमने बहनों की, जब मेला होता है या कोई, जब कोई मदारी डुगडुगी बजाता है तो भीड़ हो जाती है। तो हमने भी वही कार्य प्रारंभ किया, लेकिन हमने वो मदारी वाला कार्य नहीं किया, हमने महिला रामलीला का आयोजन करना प्रारंभ किया। क्योंकि कई लोग ये होते हैं कि पुरुष वर्ग अगर साथ में रहे तो उससे स्वीकार्य नहीं करते। पूज्य स्वामी जी भी स्वयं कहते हैं कि भाई आप मतलब जब जाते हो तो 2 बहन और 1 भाई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 भाई और 1 बहन है तो उससे मतलब परमिशन नहीं है। कि चाहे स्वयं स्वामी जी इस नियम को अपने पे भी लागू करते हैं, इसलिए ये नियम बनाया गया है। क्योंकि मतलब इस समाज में कई चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योग में आदमी जब साधक बन जाता है तो उसे मतलब सब जो हमारे सारे चक्र हैं, सहस्त्राधार चक्र को छोड़ करके, वो तो पूज्य स्वामी जी और बड़े बड़े महापुरुषों का ही जागृत होता है। लेकिन जो ये चक्र है इसे हम जागृत करने में बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ चक्र हम जागृत कर सकते हैं। अगर वो चक्र जागृत हो गए तो आपको न सुख दुख, गर्मी सर्दी किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब समभाव में रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, कष्ट आए, कुछ भी। तो हमने रामलीला का, महिला रामलीला का आयोजन किया। अब रामलीला का आयोजन आदरणीय करने प्रदीप जी वीडियो बंद करिए आप। आदरणीय प्रदीप जी वीडियो बंद कर ले या बैठ करके आप प्राणायाम करें प्लीज। और जी जाए रखमें जी। ओम। तो जब हमने बहनों का ये वो किए, तो बहनें धीरे धीरे करके जुड़ी। अब ये होता है कि पहाड़ों में बहनों को लाना, और बेरोजगार, क्योंकि रोजगार वाले तो आ नहीं सकते। मैं तो अध्यापिका हूँ, तो तब मतलब भावनाएं पहले से हम उससे, पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए थे और मैं स्वयं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई थी, इसलिए हमारा तो सारा वो प्रभाव पहले से। वीर बालक और वीर बालिकाएं हमने पुस्तकें पढ़ी, पिताजी लाते थे, और चाणक्य के आग और पानी किताब पढ़ी, तो उससे प्रेरित हैं, अभी तक भी प्रेरित है। तो ऐसे होते करते कि हमारा एक महिलाओं का एक समूह बन गया। जब समूह बना तो हमारे रावण के पात्र भी, तो हमने ये शर्त रखी सब बहनों से कि जो योग करेगा वही हमारी महिला रामलीला की महिला पात्र होगी। तो धीरे धीरे करके बहनें सब जुड़ गई। अब कई बहनें ये हैं कि हमारे साथ 70, 72, 73 साल की भी है, योगिनी बहनें, कि हनुमान जी का रोल करती हैं कई बहनें। तो हमने पहले रामलीला, हमारा इधर अगस्त्यमुनि क्षेत्र है, जो हमारे आदरणीय सेमवाल भुल्ला, छोटे भाई को भुल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो भुल्ला जी का भी वो है, वो क्षेत्र है। तो उसी क्षेत्र में हमने रामलीला की अगस्त्यमुनि में। ऐसे तब इसके बाद सिरकोट में की, कई जगह पोखरी की, मतलब ऐसी जगह नहीं गए कि जहाँ सुविधा है। ऐसी जगह गए हम कि जहाँ बिल्कुल लोग अनजान है पूज्य स्वामी जी के कार्य से। तो हमने कहा ये जो हम अपने को हासिल करना चाहते हैं, वो क्यों ना हम दूसरे को भी उसका सुख दे। तो ऐसे करते करते हम कई मतलब बीहड़ क्षेत्रों में हमने रामलीला की। और रामलीला में जो कठिनाई होती है उसे तो प्रभु श्री राम ही जानते हैं। लेकिन हमने एक केवट और एक सबरी का जो
रोल किया, एक मतलब इससे बहुत लाभ हुआ हमें। आज लोग हमें ऑफर दे रहे हैं कि आप रामलीला हमारे यहाँ करो, लेकिन हमारी क्या होती है उस रामलीला में, हमारा उद्देश्य केवल रामलीला ही दिखाना नहीं है, वैदिक धर्म, सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, लोगों को अपने जो मूल कार्य हैं उससे जोड़े रखना, और साथ ही साथ बहनों को, जैसे हमारे यहाँ बहनों को काफी, अब तो काफी एक्टिव हो गई बहनें, लेकिन उनका जैसे प्लेन्स में देखा मैंने कि भाई लोग ज्यादा कार्य करते हैं, बहनों को ज्यादा घर का ही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बहनें अंदर का कार्य भी करती हैं और बाहर का। पहले सुबह नाश्ता पानी बनाएंगी और उसके बाद सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके, और उसके बाद ये खेतों में लगे हुए काम पे। हमारे यहाँ वो मिट्टी के जो ढीले होते, ढिके बोलते उनको, तो उनको फोड़ते, एक डिलारा बोलते उसको, जो जिससे ऐसे करके उसको फोड़ते हैं। तो मतलब काफी श्रम करना पड़ता बहनों को। तो इसके बावजूद भी उनका हमेशा तो श्रम रहता है, लेकिन योग मैं अपनी जहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो मेरी चाची हैं 73 साल की, मेरी माँ जी के साथ की है। तो मेरी चाची जब से मैं जुड़ी उसके 1-2 साल बाद चाची जी की रोज नित्य योग कक्षा लगती है। आप बोलेंगे कितने बजे लगती, उनको 2 बजे लगता टाइम दिन में। सभी उनका मतलब टाइम पे वो भोजन कर लेते हैं सभी लोग, जो जो उनकी योग कक्षा में ज्यादा नहीं रहते, 5-6 रहते, लेकिन जितने रहते हैं उनका आज घुटना दर्द ठीक हो गया है। ये नहीं कि केवल हम रामलीला कर रहे, केवल इधर उधर वो कर रहे, और सब, और हमारे साथ भाइयों का भी अपार सहयोग रहता है। हमारे जैसे आदरणीय कृपाल सिंह पंवार जी हमारे जिला प्रभारी हैं, एक बार बुलाएंगे, बुला कल बात कर रहे थे सिंह जी कि उनको भी बुलाएंगे। हमारे गैरसैंण से जिन्होंने अपना बालक समर्पित किया, हमारे बड़े भाई श्री बीरेन्द्र सिंह जी हैं, गैरसैंण से हैं। चंद्रमोहन जी को आप जानते होंगे, जो पूज्य स्वामी जी के साथ लगभग मंच पे रहते हैं और प्रवास पे भी जाते रहते हो। तो हमारा ही भतीजा है वो। और यहाँ से सभी जगह से मतलब हमारा अपार सहयोग मिलता है इन भाई लोगों का। श्री बसंत शाह जी हैं, तो मतलब भाइयों के सहयोग से और बहनों के सहयोग से हम लोग क्या करते हैं, इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत ही उत्साह है। मतलब अभी आपको आपका कोई ग्रुप होगा तो मैं बहन जी को, रंजना जी को वो एक वीडियो भेजूंगी कि इतनी भीड़ हो जाती है, कि अपार भीड़ हो जाती है, मतलब थामना मुश्किल हो जाता है कि कैसे कंट्रोल करे भीड़ को। तो ये किसका प्रभाव है? पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि वो हमको इतना, अगर उनका आशीर्वाद नहीं रहता तो शायद ही हम आज यहाँ तक बैठे रहते। क्योंकि गुरु बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो एक गुरु होना आवश्यक है। हम गायत्री परिवार से जुड़े थे, लेकिन मैं वहां नहीं गई थी। शांति कुंज में मैं जब पतंजलि गई तब उसके बाद एक दिन हमको देर हुई तो हम शांति कुंज में गए। लेकिन मैं शांति कुंज को पहले से, बचपन से मैं माँ गायत्री की चालीसा का वो करती हूँ, पाठ करती हूँ, लेकिन वहां नहीं गए थे। हमने गुरु किसी को नहीं बनाया था, गुरु माता पिता ही थे। लेकिन पूज्य स्वामी जी जब से मिले तो एक दिन भी, एक क्षण भी हम कभी हमने गुरु जी को बिसराया नहीं। हमारे परिवार में सारे लोग योग करते हैं। मेरे चाची जी हैं यहाँ बगल पे, तो वो भी योग करते हैं। हमने नहीं बोला उनको योग करे, केवल उनको क्या करना, उनके सामने आप स्वयं योग करने लगो। तो योग से जो योगी होता है वो उपयोगी होता है। आपको पता, मेरा विद्यालय यहीं पहाड़ी के यहाँ पे 3 किलोमीटर है। अब तो रोड चली गई, लेकिन 5-7 साल तक जब बच्चे छोटे थे, कई लोग बोलते हम कार्य नहीं कर पाते, समय नहीं निकाल पाते। समय है। जब अभी जो आदमी अपनी मौत को सामने लेकर के चलता है, उससे समय का कोई अभाव नहीं होता है। और जो आदमी अपने को बिल्कुल ये सोचता है कि मैं कहाँ से सुरक्षित रहूं, यहाँ से सुरक्षित रहूं, ये ढक करके रहूं, ये ढक करके रहूं, अब ठंड न लगे, गर्मी न लगे, और मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, यहाँ से ना हो, तो आदमी कभी समाज का कार्य नहीं कर सकता है। समाज, और वो जो ऐसे सोचता है उसको वो बोलता है मैं कैसे इस चीज से बाहर आऊं, ये मोह माया से कैसे बाहर आऊं। हम तो जैसे गृहस्थ में है, पूरे गृहस्थ में है। बच्चे, हमारे दोनों बच्चे पतंजलि में पढ़ रहे हैं, उनको भी हमने क्या कर दिया कि बेटा हो सके तो वहीं समर्पित हो जाना, न हो आपकी मर्जी तो ये करना कि वैदिक धर्म का ये जो जो आप करते हो। एक दिन कक्षा में आपको आदरणीय रंजना जी के माध्यम से, सेमाल जी के माध्यम से बुलाएंगे उन बच्चों को भी, कि वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे भी स्वयं प्रेरणा मिलती है उन बच्चों से, क्योंकि वो स्वामी जी के सानिध्य में है, पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में है। क्योंकि गुरु का जो प्रकाश है, जो ओज है, जो ऑरा है, वो उसके नजदीक रहते हैं, तो वो ज्यादा प्रभावित है। तो इससे मेरे को भी बहुत लाभ मिलता है। मेरे को तो जैसे हम घर में बच्चे आते तो हम साधारण हवन करवा देते, ये करवा देते। लेकिन जब परसों टिहरी में हमारी रामलीला चल रही थी तो प्रातः योग कक्षा थी, उसके बाद हवन था।
तो जो उस बिटिया ने बताया, 21-22 साल की है बिटिया, तो मैंने कहा बेटा आप हमें नहीं बताते, क्योंकि स्वयं हमारे घर में जानकार रहते हैं, लेकिन हम उनसे सोचते ये हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ऐसे होते करते, और आज हमारी समिति, जैसे आज मेरी डाइट में ट्रेनिंग चल रही है, रतोड़ा डाइट यहीं रुद्रप्रयाग जिले में है, तो वहां भी हमने सोचा कि योग करवा दे, लेकिन एकदम से उन्हें हमने सीधे नहीं बोला, क्योंकि अगर सीधे कहीं पे, हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बाघ रहता है, कि बाघ के मुंह पे अगर सीधे चले जाएं, जो पूज्य स्वामी से इतना प्यार नहीं करते, तो वो थोड़ा घातक होता है। घातक ये होता है कि एकदम कोई अटैक कर दे, तो थोड़ा उसका खरोच तो लगी जाती है। तो ऐसे करके कई लोग ये होते हैं कि जिनको दिन रात बीड़ी पी रहे, दारू पी रहे, तो उससे उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कि ऐसी मतलब अच्छी बात है उनको समझ में नहीं आती। तो हम अभी मैंने 2-6 दिन की ट्रेनिंग है, अभी मैंने माहौल बना दिया, 2 दिन तक हमने जो माहौल बनाया, ये और भी बहने हैं, तो माहौल बनाए कि कैसे करके आज मैंने यज्ञ करना है वहां पे। तो जैसे यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ से थोड़ा उससे थोड़ा ध्यान करेंगे, ध्यान से क्या होगा कि वो उन पे पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, जो पॉजिटिव ऊर्जा आएगी उन पे, तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे पतंजलि में जुड़ने के लिए, आज नहीं तो दूसरी ट्रेनिंग में, दूसरे ने तो पूछेंगे वो। तो उनको कभी थोपना नहीं है किसी पे, अगर हम कोई चीज थोपते हैं तो कभी आपके साथ नहीं होगा। और जैसे मैंने बताया कि मेरी चाची जी, मतलब मेरे से जुड़ने के बाद, मतलब हो गए 8-9 साल हो गए चाची जी को योग करते करते, तो मात्र 4-5 महिलाएं रहती हैं। और पूछे बैनर आप देखोगे, जिसका बैनर साफ है एक जगह पे है, जैसे मेरे बैनर यहाँ पे परमानेंट है, एक तो ये है, जब हमारी लॉकडाउन में ये सहयोग प्रशिक्षण चला था, तो उस समय का ये परमानेंट यहाँ पे मेरे पिताजी ने फिट कर रखा है। पिताजी भी स्वामी जी के और आचार्य जी के बहुत भक्त है, हमारा पूरा ही परिवार भक्त है। तो फिर उसके बाद ये परमानेंट है, लेकिन जो हम बैनर इधर उधर ले जाते तो उसके मतलब ऐसे हो जाता वो तार तार। जब मैंने देखा, अचानक मैं एक दिन उनके क्लास में चली गई, तो मैंने कहा चाचा जी आपका बैनर ये बेटी हम रोज जाते हैं, तो रोज तब ऐसे होना ही है, बार बार ऐसे वो करके। और कभी उनकी क्लास क्या होती गांव के अलग अलग, जैसे एक मैंने एक के घर पे, दूसरे मैंने, और मतलब कहीं है बारिश बुरिश आ जाती, कई पहाड़ों में तो मौसम कई प्रकार का एक दिन में बदलता है। आजकल तो अब ठंडियों में बहुत सुंदर धूप खिलती है, क्योंकि मैंने प्लेन्स में देखा वहां कोहरा रहता है, जब हम शिविर में जाते तो कोहरा रहता है पूरा, लेकिन यहाँ आइए आप तो बहुत ही अपार आनंद है। तो जैसे हमारे छोटे गुल्ला बता रहे थे सेमाल जी, कि हमारे यहाँ ये बद्रीनाथ रोड यहाँ पे है, नेशनल हाईवे है, हमारी छोटी सी कुटिया यहाँ नगरासू में है। जैसे आप हरिद्वार से आओगे, तो हरिद्वार से आते समय आपको 6 घंटे का रास्ता है। अगर जैसे आप देखिए, जैसे गाड़ी मैं स्वयं ड्राइव करती हूँ, तो मेरे को 5-5.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि रोड आदरणीय गडकरी जी ने बहुत सुंदर बना दी है। तो 5.5 घंटे में पहुंच जाती, कभी 5 घंटे में पहुंच जाती। तो हमारे अलग अलग जगह हमारे क्या है, ठिकाने बना रखे हैं, कि जैसे हमने बहन पतंजलि से जोड़ रखी श्रीनगर में, यहाँ आ गई, फिर उसके बाद जोशीमठ चले गए। जोशीमठ भी बहुत सुंदर, मेरे ससुराल जोशीमठ में है। तो जोशीमठ में आप 10-20 आदमी, मतलब जैसे ग्राउंड बेड लगा दिया, या ऐसे करके 20 आदमी, मतलब ऐसे करके एडजस्ट करके 20 आदमी रह सकते हैं। उनका भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। मतलब अगर गर्मियों में आप लोग आते हैं प्रोग्राम बनाते, कुछ लोग अगर रहेंगे तो सामने पे धर्मशाला है, कुछ वहां पे रह जाएंगे, और एक किसी को बोल देंगे भोजन बनाने के लिए। आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है यहाँ पे भी। इससे क्या होता है कि पूज्य स्वामी जी, मैंने कई लोगों से सुना, मैं सबके विचार सुनती रहती हूँ, कि जिसके घर पे चप्पलें बहुत सारी उतरी रहती हैं, तो उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये हमने महसूस भी किया है, और अपने आप करते तो प्रभु हैं, पूज्य स्वामी जी कर रहे, पूजा सीख रहे, और नाम हमारा हो रहा, पता नहीं कब नाम हो गया, हमें पता भी नहीं। एक दिन हम रामलीला कर रहे थे कोटद्वार में, तो उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ या तो माननीय गडकरी जी के आने पे हुई थी बहन, और या तो आप लोगों के कार्यक्रम में ही हुई इतनी भीड़ बहुत। और ऐसी बौराड़ी में भी हुआ, गढ़वाल में, मतलब आदरणीय मेहर जी हैं वहाँ पे, कितनों का नाम लो, कितने भाई, सब जिला प्रभारी से लेकर, इतना अपार सहयोग उन लोगों का रहा। तो हम बहनों का भाइयों का बहुत सहयोग रहा वहाँ की, जो मतलब बिल्कुल वहाँ अयोध्या बन गई थी, जितनी जगह जाते वहाँ अयोध्या बन जाती। कष्ट यहाँ तो कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रारंभ में लोग जानते नहीं है, सभी ये सोचते पैसा कमाने के लिए उन्होंने ये बना रखा है। तो हमारी अब अगली रामलीला है दिल्ली में, मतलब हमने 14 रामलीला का संकल्प लिया है।
उसके बाद हमने कहा अभी तो हम अपने स्वयं के व्यय पे चलते हैं, सब बहनें पैसा इकट्ठा करती हैं, लेकिन अब हमने आगे का ये निर्णय लिया है कि बार बार मतलब अगर चारपाई है, बहुत अच्छी चारपाई है, निवाड़ वाली हमारे यहाँ होती थी अक्सर, अब तो वो हो गए, तो लेकिन अगर उस निवाड़ वाली चारपाई में जितनी उसकी स्टेमिना हो उतने लोग बैठे तो वो उसकी स्टेमिना बनी रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा अगर कैपेसिटी से ज्यादा बैठ गए तो वो निश्चित ही उसमें क्या होगा, भार पड़ेगा, वो टूट जाएगी। तो हमने कहा 14 रामलीला तक हम बहुत ऊर्जावान हो गए और स्वयं के व्यय पे हम सब जगह ये करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि इसके बाद बोल दीदी हमने तो रामलीला जारी रखनी है, तो हमने कहा ठीक है, देश के ऐसे कोने कोने में जाएंगे जहाँ लोग पतंजलि से भारत स्वाभिमान से नहीं जुड़े, भारत स्वाभिमान के 5 संगठन से नहीं जुड़े, तो उनको जुड़ाने के लिए हम निश्चित ही इस कार्य को करेंगे। रामलीला का कार्यक्रम जहाँ ऑफर होगा कि जहाँ लोग बोलेंगे कि भाई चलो टेंट भी हमारा, रहने खाने का भी हमारा, सब चीज हमारा है, आप लोग यहाँ करिए, निश्चित ही आपके यहाँ इतनी भीड़ होगी, उस भीड़ में से अगर 10 लोग भी आपके 11 दिन में जुड़ गए तो मतलब हम आप भाग्यशाली होंगे। वही 10 लोग बिल्कुल आपके जिले के, आपके क्षेत्र का, अपने राज्य, आपके राज्य का काया पलट कर लेंगे, क्योंकि हमारी रामलीला हिंदी में होती है। और जैसे हमारी जो रामलीला 14वीं रामलीला होगी, तो हमारी 14वीं रामलीला होगी अयोध्या में। हमारे योगी जी हैं जो हमारे इधर ही क्षेत्र के हैं। अब खैर वो तो योगी जी सभी के हैं, लेकिन बिलोंग यहीं से करते हैं, उनका जन्म स्थान यही है। मतलब हम यहाँ से ऋषिकेश से यहाँ से 4-5 घंटे का, 4 घंटे का रास्ता है। तो ऐसे करके हमने ये कार्य किया, कई कार्य किए। थोड़ा मैं समय भी देख लेती हूँ, 7:30 हो रहा, अभी थोड़ा और बता दो, 7:45 तक। तो जैसे हमारे जब हमने लोगों को बताया कि ऐसे होता, ये होता, सो होता, तो लोग बहुत प्रभावित हुए। तो हमने क्या किया कि जगह जगह पहले हम क्या करते थे, कहीं भी जाते थे जैसे, तो हमको पहले मेरा, मैं स्वयं अपने से उदाहरण देती थी। मेरा माइग्रेन हो गया था, बहुत ज्यादा माइग्रेन हो गया था, तो मेरी माँ जी ने बोला कि बेटा ऐसा कर तू कि थोड़ा सा एलोवेरा खा ले, और यहाँ देख पूज्य स्वामी जी कितना अच्छा वो कार्य कर रहे हैं, और क्या बोलते तो इसको अपना ले। मैंने कहा माँ जी नहीं, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा ऐसे बाबा कहीं आते हैं और कहीं चले गए, बाबा लोग सब ठगो होते हैं। मेरे को जैसे जिसने बोला कि ऐसे सुना सुना है, तो माँ जी चुप रही। बोले आजकल के बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा हो गए और मतलब हम लोगों का कहना नहीं मानते, तो मेरे को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने थोड़ा सा माँ जी का मन रखने के लिए बोला ठीक है माँ जी। तो ऐसे तब उसके बाद वो बहन में, क्योंकि अपने घर से जो प्रेरित करता है हमको लगता है अपने घर का है तो कुछ बात नहीं। जब बहन ने बोला कि चलो वहां चलते, हरिद्वार फॉर्म भर के 1,099 1100 का तक भरा था, तो ऐसे करके तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। उसके बाद जब माँ जी भी लगातार लगी रही, पिताजी ने भी कहा, ये लोग तो प्राणायाम मेरे से पहले से 2002 से करते चले आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रेरित हुई, बाहर से भी हुई, अंदर से भी प्रेरित हुई, तो आज मतलब इस उसमें हूँ कि जैसे अभी मतलब हम आप लगा लो कि हम पीजीआई चंडीगढ़ में रहे पिछले साल कोरोना के दौरान, तो छोटे भाई की मृत्यु हुई। तो मतलब इतने कोई रहता है कि जैसे डॉक्टर 24 घंटे रिपोर्ट आ रही, तो 24 घंटे डॉक्टर बोले कि अब इनका लीवर फेल हो चुका है और ये बिल्कुल खत्म अवस्था में है। तो मतलब कई चीजें हो जाती है, असाध्य बीमारियां जब लगती हैं, कई ये है कि इलाज है ही नहीं उस चीज का, तो लीवर ट्रांसप्लांट का तो भाई ने मना कर दिया था कि नहीं करना, तो उसकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के बाद ये होता है कि अपने परिवार को संभालना, अपने को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन योगी रहे तो हमने कभी ऐसा बहुत ज्यादा वो भी नहीं किया कि हम कहाँ जाएं, क्या होगा, कैसे होगा। उस स्थिति में भी हमने क्या किया कि एक उदाहरण बन गए सबके, कि भाई लक्ष्मी को तो पता भी नहीं चलता है कि इसका जवान भाई 45 साल का गुजरा है, दुख तो क्यों नहीं होता, लेकिन उस दुख में भी कि भाई ये पंच तत्व है, इस पंच तत्व ने, इस पंच तत्व में इस आत्मा ने पंच तत्व में विलीन हो जाना है। तो इसलिए हमें भी वो नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए कि इन चीजों से हमें एकदम हमें कोई मान करे, अपमान करे, सम्मान करे, कुछ इस चीज से विचलित नहीं होना है। बहुत अब कोई हमको बहुत ज्यादा सम्मान दे रहा है तो हमने बोल दिया हाँ ये सबसे अच्छा है, बहुत अपमान कर रहा है तो ये सबसे खराब है, नहीं, बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब जैसे मैंने तब लगातार अनुलोम विलोम किया और क्लास चलनी
और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने ये पहले तो मैंने अपना माइग्रेन ठीक किया, फिर तब मैंने लोगों को भी प्रेरित किया कि कैसे करके। तो ये पहाड़ों में आपको पता, मैंने तब एक छोटी सी गाड़ी ली, मतलब स्वामी जी दे रहे थे वहां पे, हमारे पूज्य साधु देव प्रिया दीदी जी ने दी। हम दोनों, मतलब मैं से राज्य प्रभारी हूँ, राज्य प्रभारी नहीं हूँ, राज्य प्रभारी हमारे आदरणीय सीमा जी और दीदी जी हैं, और राज्य प्रभारी मैं से राज्य प्रभारी हूँ। तो स्वामी जी ने आचार्य उन्होंने कहा, साधु देव प्रिया दीदी जी ने कहा कि ये बोलेरो है और आपको ये दी जाती है, आप दोनों में से कौन लेना चाहते। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें तेल कौन डालेगा कि आप डालेंगे। मैंने कहा इसमें इंश्योरेंस कौन करेगा कि आप करेंगे, सर्विसिंग कौन करेगा आप करेंगे। जब मैंने कहा इसमें ड्राइवर का भी, उस समय तो मैं गाड़ी मतलब इतना चला नहीं पाती थी, तो मैंने कहा जब सब चीज हमने करनी है, ड्राइवर का भी 8-10 हजार रुपए देना, तो मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी। क्योंकि अब फिर चमचमाती गाड़ी हो, और कई कई जगह हम चले गए तो लोग सब समझते हैं कि इनको स्वामी जी की इन पे मतलब वैसे भौतिक बहुत विशेष कृपा है। और चलिए, गाड़ी हमारे पहाड़ों में ज्यादातर पीने पाने का रिवाज होता ही है, यहाँ होता ही है नहीं, ये गलत शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा भी है, ये व्यसन की तरफ जा रहे हैं युवा। क्या तब वो बोल देते, इतने लोग जुड़े हुए कि चलिए हमें गाड़ी दे दीजिए और शादी में दे दीजिए, और उसमें उसके बाद उसमें दारू पी रहे, और कोई उस दारू पीते पीते उसमें उन्होंने वो कर दिया, गिलास वहां पे छोड़ दिया। तो उससे क्या होगा कि हमारी बदनामी, पूजा हमारी तो जो कुछ होगी पहले पूज्य श्री का वो होगा, हमारे तो देखा वो होगा हमारे। कुछ बोल रहे थे कोई। धन्यवाद। कुछ बोल रहे थे कोई? आपने अपना हमारे बस बात रखी, अपनी अनुभव शेयर की, आपको बहुत बहुत शाबाश। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आदरणीय विदेशी चंबाल जी को, रंजना जी को बहुत आज हमारे साथ जुड़े हैं पतंजलि लिक्विड से आदरणीय पवन सर जी। उनको हम सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन चाहेंगे, तो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय पवन सर जी। नमस्कार, ओम। आज की हमारी मुख्य अतिथि लक्ष्मी जी का अभिनंदन है, स्वागत है आज की कक्षा में। और आपके अनुभव सुने रुद्रप्रयाग जैसी सुंदर जगह पर आप जहाँ कार्य कर रही हैं। मैं सबको बताना चाहूँगा, रुद्रप्रयाग एक ऐसा जिला है जहाँ पर सरकार ने कीटनाशकों को, दवाइयों का, फर्टिलाइजर को बिक्री पर आधिकारिक रूप से रोक लगा रखी है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य, उत्तराखंड सरकार का यह भी रहा था मेरे जानकारी में, कि इसको जैविक राज्य के रूप में जो उत्तराखंड को बनाने का सपना है, उसमें एक जो जिला है उसको पूर्ण रूप से जैविक करने के लिए किया जाए। तो यह तो एक जानकारी के रूप में बस देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज की हमारी मुख्य अतिथि लक्ष्मी जी रुद्रप्रयाग में है और बहुत सुंदर जगह है। केदारनाथ जैसी सुंदर जगह है, वहां पर हमारा धार्मिक स्थान है, हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर सुरभ्य घाटियां हैं जो उसको दिखा भी रही हैं अभी। और यह जो हमारे अनुभव है, जो हमारे इस पतंजलि योगपीठ और पतंजलि परिवार के साथ मिलकर के जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के अनुभव हैं, उसमें उस रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। क्योंकि हमारे सबकी जिंदगी में पतंजलि के साथ जुड़ने के पश्चात जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उससे और उससे जो हमें लाभ हुआ है व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, या हमारी वजह से अन्य लोगों को जो लाभ हुआ है, वो सब इस ऊर्जा की वजह से है और इस सानिध्य की वजह से है। तो सबको अभिनंदन करते हुए और सभी को प्रणाम करते हुए कि यह कार्य को हम लगातार करते रहें, इसी निष्ठा के साथ, इसी ईमानदारी के साथ। इस चीज का विस्तारीकरण भी करना है हमारे विभिन्न आयामों का। और जो हम जैविक खेती की मुहिम की बात करते हैं, जैविक कृषि के बारे में बात करते हैं, प्राकृतिक कृषि के ऊपर भी बातचीत करते हैं, और भारत सरकार का भी अब ध्येय प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ बढ़ना है। तो इसी तरफ हमने आगे भी बढ़ना है। कल हमने जो चर्चा की थी वो थी प्रसाद के ऊपर, और हमने इस देवभूमि के जो 4 धाम हैं उसके प्रसाद के ऊपर भी बातचीत की थी। उससे संबंधित जो हमारे स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आसपास के जगह पर जो प्रसाद बना करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी कहानी हमने सुनी, और उसमें आने वाली कठिनाइयां
जो है उसके बारे में भी हमने इस सत्र में भी चर्चा की, और उस सत्र के बाद कल शाम को भी हमारी विस्तार पूर्वक इस सारी समस्या, इस सारी गतिविधि को करने पर अनुभव, विभिन्न संस्थाओं के अनुभव और उसमें आने वाली वर्तमान में कठिनाइयों और आने वाले हो सकता है कि रास्ते जो है उसके ऊपर भी हमने विचार विमर्श किया। अब हमारे पास आज समय होगा तो हमारे कल साथी जो जुड़े हुए थे वो संक्षेप में इसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके साथ ही कल हमारे संस्थान में प्राकृतिक और जैविक खेती संस्थान के उप निदेशक भी आए और उन्होंने हमारे साथ विस्तार पूर्वक बातचीत की कि किस प्रकार से हम अपने जो जैविक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं उसका विस्तारीकरण के ऊपर और जो हम कार्य कर सकते हैं उसके ऊपर भी बातचीत की। एक विशेष उन्होंने अनुरोध किया है कि हमारे साथ जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं विशेष रूप से उनके ऊपर केस स्टडी लिखी जाए और उसको सरकार को दिया जाए। तो इसके तरफ भी हमारी सारी टीम को अब ये युद्ध स्तर में काम करना है और अगले कुछ एक दिन में जो प्रारूप, निर्धारित प्रारूप है उसके अनुसार वो केस स्टडी को हमारी टीम विशेषकर की योगाहार के माध्यम से जितने भी हमारे किसान जुड़े हुए हैं और जिनकी केस स्टडी अभी तक के नहीं बनी हुई है उसके ऊपर एक चिन्हीकरण तो हो गया है पहले चरण में। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जो हमारा पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम चला था उसके माध्यम से भी और योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से भी जो भी हमारे कृषक जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को विशेष रूप से कर रहे हैं, अपने संसाधनों का स्वयं उपयोग करके कर रहे हैं, उस प्रारूप में हर एक व्यक्ति हमारे टीम के और इसके अलावा भी इस योगाहार परिवार के भी कोई अगर सदस्य उसमें वॉलेंटियर करना चाहते हैं किसान, तो वो भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। आज हम अपनी टीम के साथ एक वेबिनार करेंगे सवेरे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम कुछ एक संख्या जो भी निर्धारित की जाएगी उसमें केस स्टडी को बनाना है, लिखना है और कृषकों से बातचीत करनी है। और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि जो कृषक हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात हमने सुनी है, उनके बारे में हमें लिखने का एक मौका मिलता है, उनको बात को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, उनके बारे में उनकी जो जीवन की यात्रा है और उसमें जैविक और प्राकृतिक खेती का जो कार्य वो कर रहे हैं उसके बारे में बताने का हमें मौका मिल रहा है एक राष्ट्रीय स्तर पर। हो सकता है इस मौके से हमारे जो कृषक हैं और जो हमारा एक ध्येय है ये फार्मर फर्स्ट है, फार्मर पहले, पहले हमारे कृषक, पहले हमारे अन्नदाता और उसी अन्नदाता को हम आगे रखते हैं तो हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इस ध्येय के साथ मेरी अपनी सारी टीम के साथ निवेदन है कि वो इस कार्य में आज हम जो करेंगे और इसके अलावा भी और हमारे साथी जो इसमें योगदान करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, एक प्रारूप है उसमें वो अपना सहयोग जरूर करें। तो इस कार्य को करते हुए हम लोग आगे अपने बढ़ाएंगे और आज की हमारी जो योग कक्षा थी बहुत शानदार रही और अगली बार जब देवेश्वरी जी से मिलेंगे तो मैंने तो सुना उनको तो राधे राधे बोलना है क्योंकि उन्होंने राधे राधे कह करके आज जिस प्रकार से योग कराया, जिस प्रकार से एक्सरसाइज कराई, मैं तो उनका नाम अब राधे राधे पक्का हो गया, दिमाग में घुस गया है, उनको राधे राधे ही कहना है। रंजना जी से भी अनुरोध है कि उनका हमें राधे राधे उनके हमारी बात उनको पहुंचा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और वो इस कार्यक्रम में बार बार जुड़ेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी योग साधक, हमारे मुख्य अतिथि अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, नई रोज जानकारी हमें दे देते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं क्योंकि हमें ऐसा अनुभव किसको मिलता है। हम सोचे हमें और अगर कोई कार्यक्रम हमारा होता जिसमें केवल एक या दो वक्ता ही होते बोलने वाले, बताने वाले, तो शायद हमें इतना ज्यादा अनुभव नहीं मिल पाता। इतना ज्यादा जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, इतना ज्यादा जो ऊर्जा मिल रही है, इतना ज्यादा जो उत्साह, उमंग हमारे जीवन में आ रहा है, ये हमारे मुख्य अतिथि और हमारे योग साधक जो उनके द्वारा जो कार्य स्वैच्छिक रूप से जब वो करते हैं और भावना के साथ जो हमारे भाई बहन सभी लोग जुड़े हुए हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा है वो हमें मिल रही है। तो इसको हम नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए
सभी को धन्यवाद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपका मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हुआ। हमारे योगीराज कन्हैया जी भी दिख रहे हैं, ये बहुत सुंदर योग कराते हैं सर, रोज हमेशा बहुत तटस्थ रहते हैं, बड़े सरलता के साथ यज्ञ और योग को गति देते हैं। मैं ऐसे भाई को प्रसाद को प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में आदरणीय राज्य प्रभारी करम कोरेली झारखंड से बहुत ही ऊर्जावान और जिन्होंने परम पूज्य स्वामी जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने जैसा एक विश्व स्तरीय वेलनेस सेंटर खोलने का परम पूज्य स्वामी जी ने वहाँ मन बनाया है, घोषणा की। मैं चाहूँगा कि उनके श्रीमुख से ही हम चाहेंगे कि उनका क्या कार्यक्रम रहा, कैसा कार्यक्रम रहा, क्या योजना है झारखंड में परम पूज्य स्वामी जी की, सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय ऊर्जावान राज्य प्रभारी परम आदरणीय करम कोरी जी आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई मुनीलाल जी, पतंजलि किसान सेवा समिति के मध्य प्रदेश के बहुत ही हमारे ऊर्जावान और गुरुनिष्ठ किसान राज्य प्रभारी, आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि एवं आज के योग शिक्षक का आभार। आपने इस प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर योग भी सिखाया। आदरणीय योग शिक्षिका एवं मुख्य अतिथि का, हमारे सभी आदरणीय वैज्ञानिक गण जो प्रतिदिन नियमित रूप से इस महान अभियान में अपना विचार भी रखते हैं और सबों का बात सुन करके उसे उस विचार में, उस बात में अपना मंतव्य भी देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं और जुड़ते रहे हैं, सबका मैं पूरे झारखंड पतंजलि परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबका आभार। जैसा कि भाई मुनीलाल जी ने हमें ये अवगत कराने के लिए निर्देशित किए हैं कि परम पूज्य स्वामी जी का जो झारखंड का प्रवास था, चूंकि अभी वर्तमान समय में जैसा हम लोग पूज्य महाराज श्री से सुनते आए हैं और ये देखा भी जा रहा है कि आने वाले समय में स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा पद्धति को बदलना जरूरी है, क्योंकि एलोपैथिक की जो अहमियत है उसको कोरोना काल ने बता दिया कि भाई हमारी जो वर्तमान में प्राकृतिक चिकित्सा है उससे आगे लाना है। और योग ग्राम की जो भीड़ हो रही है, वेलनेस सेंटर जितने भी अभी चल रहे हैं, सभी वेलनेस सेंटर अपना अच्छा से पूरा हाउसफुल रहता है। पूज्य महाराज श्री का ये विचार हुआ कि देश भर में कहाँ कहाँ का मौसम अच्छा रहता है, उसमें से सौभाग्य से हमारा झारखंड का भी चयन हुआ है। भी झारखंड में भी जो वातावरण है, मौसम है, ठंडा में, गर्मी में, तो बहुत अच्छा मौसम रहता है। इस दृष्टिकोण से महाराज श्री की इच्छा हुई है कि झारखंड के अंदर एक वैश्विक स्तर का वेलनेस सेंटर जो कम से कम 500 से लेकर के 1000 एकड़ के भूखंड पर हो। तो पिछले 15-20 दिन से जमीन का खोज जारी था और हम लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई। फिर चूंकि आप सबों को भी ज्ञात है कि हरिद्वार के बाद पहला चैरिस्कुलम रांची में संचालित है और रांची का चैरिस्कुलम जो है वो 17 एकड़ भूखंड में बना हुआ है। यानी बना तो कम ही में है पर उसका एरिया उतना बड़ी है और शहर के बिल्कुल करीब भी है। और यह पूर्णतया बन के तैयार है। अभी 1750 बालक बालिकाएं अध्ययन कर रहे हैं विद्यालय में। पूज्य महाराज श्री का आया 2 साल हुआ था विद्यालय में, चूंकि कोरोना से पूर्व आए थे और बच्चों से मिले थे। उस समय केवल 450 बच्चे ही थे स्कूल में। इस बार योजना बनी कि महाराज श्री आएंगे ही तो विद्यालय के बच्चों से और उनके अभिभावक से, शिक्षकों से भी मिलने की योजना बनी। फिर जिस भूखंड के विषय में चर्चा हुई उस भूखंड में भी महाराज श्री का जाने का कार्यक्रम बना। तो पूर्व में हुई थी कि स्वामी जी आएंगे 12 बजे दिन को 10 तारीख को और सीएम साहब से मिलेंगे, तत्पश्चात विद्यालय में कार्यक्रम करेंगे और भूखंड को निरीक्षण करते हुए शाम को ही निकल जाएंगे। पर हम और हमारे एक स्वामी जी यहाँ रहते हैं, पूज्य दिव्यदेव जी,
पिछले दिन जब हम लोग निकले हुए थे भूखंड की खोज में, तो एक दिन हमने उनका भी आप सबों को आशीर्वचन दिलाने का प्रयास किया था। चूंकि हम जहाँ से निकले थे लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर हमारे रांची जिला के किसान प्रभारी आदरणीय कृष्ण कुमार जी जुड़े थे, तो उन्हीं के कोर्ट से मैंने भी कोशिश किया था। फिर महाराज श्री का 9 तारीख को सुबह 10 बजे फोन आया दिव्यदेव जी को, और उन्होंने कहा कि मैं आज ही शाम को आ रहा हूँ और सुबह का शिविर का भी व्यवस्था किया जाए। तो बहुत ही कम समय में, मात्र 5-7 घंटा के अंदर शिविर का आयोजन कराना, बच्चों को, उनके अभिभावकों को स्कूल में पहुंचाना, तो गुरु कृपा से और उनकी दिव्य आशीर्वाद से सभी काम इतने कम समय में भी संपन्न हो गए। तो महाराज श्री ने शाम को ही पहुंचे, और शाम को पहुंचे, और जब महाराज श्री निकले तब हम लोगों को पता चला कि साथ में पूज्य साध्वी देवप्रिया बहन भी आ रही हैं, और जो अभी इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के एनपी सिंह जी हैं वो भी आ रहे हैं। तो फिर कार्यक्रम तो सोने पे सुहागा, जैसे कहते हैं कि हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात हो गई। फिर उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में भी चर्चा किए, प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा हुई, और चयनित 3 भूखंड में से तीनों भूखंड का स्वामी जी ने निरीक्षण किए, और उस पर बातचीत चल रहा है। शीघ्र ही जैसे सीएम से जब मिलने को गए स्वामी जी, तो वहां पे पत्रकारों ने घेर रखा, चूंकि एयरपोर्ट में तो हम लोगों ने सूचना ही नहीं दिया था मीडिया को, और अपने शिविर स्थल में भी मीडिया को दूर ही रखा था, क्योंकि बच्चे रहेंगे, कम तैयारी है ऐसा लगा था। पर अपने आस्था से इंडिया टीवी से पूरा कार्यक्रम का प्रसारण प्रयास रहा, और मुझे लगता है सफल भी रहा। तो जब सीएम के साथ मिलने के बाद निकले, और चूंकि आप सबों को ज्ञात है कि वर्तमान समय में हमारे झारखंड में राजनीतिक स्थिरता नहीं है, किस दिन कब और कैसे सीएम सरकार गिर जाएगी या रहेगी, कुछ भी भरोसा नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में भी पूज्य महाराज श्री ने एक औपचारिकता मुलाकात के साथ साथ कुछ और भी हमारे बड़े कार्य करने हैं, इस संबंध में सीएम साहब से भी बात किए। पत्रकारों को उन्होंने बताया कि भी हम वैश्विक स्तर पर एक बड़ा वेलनेस सेंटर बनाने का झारखंड में विचार किए हुए हैं, और शीघ्र ही यह काम हम पूर्ण करेंगे। तो हम बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करेंगे स्वामी जी को, जिन्होंने इस प्रकार से स्वास्थ्य के विषय में, चूंकि भले ही झारखंड में बन रहा है, और स्वामी जी की ये भी निर्देश है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चूंकि रांची अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है, तो उसके 100 किलोमीटर के दायरे में अगर उपलब्ध हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देश विदेश के लोग अभी आ रहे हैं, पतंजलि में भरोसा कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए आ रहे हैं। तो यह प्रयास है, और शीघ्र ही यह प्रयास सफल होगा। ऐसा स्वामी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को कहे कि शीघ्र ये सब सारे काम होने हैं। और महाराज श्री का क्षणिक दर्शन भी अपने आप को बहुत सौभाग्य देने वाला होता है, और उनकी अगर आशीर्वचन मिल जाए, उनकी अगर यदि हाथ सर पे आ जाए, तो शरीर में विशेष ऊर्जा का, माने बहुत अच्छे ऊर्जा मिलते हैं। ये सब हम लोग अनुभव करते आ रहे हैं जब से जुड़े हैं। पर इस बार जो महाराज श्री की जितनी भावुकता के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ कार्य के प्रति कहा कि भाई यह कार्य जो है ये पतंजलि के जिम्मे ही भगवान ने निर्धारित कर दिए हैं। आने वाले समय में जब भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, भारत अपनी शिक्षा नीति को लागू कर रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, चिकित्सा जब हम देखते हैं तो चिकित्सा और शिक्षा ये किसी भी देश का भविष्य को निर्धारित करता है। आज हम लोग देख रहे हैं समाचार चैनलों के माध्यम से कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, वो लोग अपना चिकित्सा लेने के लिए विदेशों में घूम रहे हैं। स्वामी जी का ये मानना और कहना है कि विदेश के लोग आकर के हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति चिकित्सा ले रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं, और आने वाले समय में संपूर्ण शिक्षा और चिकित्सा के विषय में केवल और केवल भारत हमको बनाना है। पतंजलि संघ से ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, जैसा स्वामी जी का ये संकल्प है, और इस संकल्प को हजारों करोड़ों जो संकल्पित कार्यकर्ता प्रभारी सबके कठिन प्रयास और मेहनत और ऊर्जा के साथ निश्चित रूप से सफलता होगी। और हमारे गुरुवर नित्य प्रति एक एक मिनट का सदुपयोग करते हुए, चाहे वो रात हो दिन हो कहीं भी हो, चाहे वो फ्लाइट में हो गाड़ी में बैठे हो, पूर्ण ऊर्जा के साथ इस कार्य को करते रहते हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि कम से कम 12 से 15 घंटे तक
पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में रहने का, और बहुत हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। मैं आप सबों की ओर से भी स्वामी जी की इस ऊर्जा को और निष्ठा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबों को भी नमन वंदन। ओम। आदरणीय भाई जी, थोड़ा विद्यालय जाना है, आपको स्कूल जाना है, आप स्कूल जाइए, वो भी राष्ट्र का काम है, सेवा का काम है हमारे चीफ गेस्ट महोदय बहन जी को। तो आप जाइए, हम लोग बस आपका आभार ज्ञापित करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद प्रणाम फिर मिलेंगे। हमारे ऊर्जावान राज्य प्रभारी आदरणीय करम जी ने कुछ कहना चाहते हैं बहन जी? बस हो गए। आपका आभार। अपना जो झारखंड में विश्व स्तरीय वेलनेस सेंटर का शुरुआत के लिए प्रभु स्वामी जी का सानिध्य में रहे, और हमारे सदन में उपस्थित महानुभाव हैं। अगर इस प्रक्रिया को लेकर के अगर कोई किसी का कोई सुझाव जानना चाहता है, कोई समझना चाहता है वेलनेस सेंटर की ओपनिंग के बारे में, तो आदरणीय करम कोली जी से संवाद कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा योजना बनाई है, प्रभु स्वामी जी का प्रवास कराया है, तो आपसे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी के मन में कहीं कोई सवाल है वेलनेस सेंटर खोलने के लिए, या तो आप बात रख सकते हैं, अनुरोध करके अपनी बात रखें। जी, किसी का कोई अगर बात रखना हो, पूछना हो तो सादर आमंत्रित है। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को। शरद वर्मा जी आए और अपनी बात रखें, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से उपस्थित हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मुनिलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और जो क्लास मतलब योग का, और बाद में जो दीदी ने जो वहाँ पे उत्तराखंड के बारे संदर्भ में बताया, उनके सेवा कार्य को, वह भी बहुत सराहनीय रहा। हमारे पवन सर जी ने एक मुख्य चीज रखी है कि भाई हमको अब ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज जो है वो केस स्टडीज रखनी है, और उस संदर्भ में बात होनी चाहिए करके। तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। कई बार यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कही गई कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में जो अच्छे काम है उसका डॉक्यूमेंटेशन सरकार के पास जाना चाहिए, और एक मौका पवन सर ने जो प्राप्त किया है तो उसको हमको सबको सहयोग करना है। तो इसमें निश्चित रूप से अपने को थोड़ा चिन्हांकित करके काम करके अपने को एक लिमिट में उसको एक टाइम पीरियड में उसको पूरा करना है। तो निश्चित रूप से हम ऐसा समझते हैं कि 5 से 10 हिस्ट्री जो है हम महाराष्ट्र से देंगे, मिनिमम 5 तो दे ही देंगे, लेकिन हमारी पहल होगी कि उसको में और भी अगर जोड़ी जाए तो निश्चित रूप से 5 से 10 केस स्टडी जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग तरह के हम फार्मर्स चिन्हित करेंगे। कल भी हमारी एक मीटिंग हो रही है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे सबसे ज्यादा सुसाइड हुई है। वहां पे 8-10 विलेजेस के किसान आ रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, और उनको केमिकल के नुकसान क्या है और ऑर्गेनिक खेती के फायदे क्या है, इस संदर्भ में एक बहुत महत्व की मीटिंग हो रही है वहां पे। तो वहां पे भी जा रहे हैं हम। वहां पे भी जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं उनसे भी हम चिन्हांकित करेंगे। और अलग अलग एरिया में जो है वर्धा जिले में भी कुछ किसान हैं, बाकी जिलों के भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। और मिनिमम हम महाराष्ट्र की तरफ से कमिटमेंट करते हैं कि 5 से 10 लोगों की जो केस स्टडीज है हम अगले आपको 10 दिन में दे देंगे। दैट इज माय कमिटमेंट। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर धन्यवाद डॉक्टर दुबे। ये जो है ना 10 दिन का समय भी ज्यादा है, और जल्दी
का समय हमें दिया गया है। आज हम वेबिनार करेंगे, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, प्रारूप भी करेंगे, जिनकी केस स्टडी ऑलरेडी है उनको रिपीट नहीं करेंगे और नए लोगों को चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। तो समय भी कम है और इस पर प्रारूप भी निर्धारित है, तो इस पर हम आज दिन में बातचीत करेंगे। आज सवेरे ही बातचीत होगी सवेरे। आगे आगे कार्यक्रम चलाइए। जैसा कि आदरणीय सर ने बताया कि समय कम है और आज इस पर चर्चा होगी, आगे मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। और प्राकृतिक और जैविक खेती, प्राकृतिक किसानों का हम सब चयन करने के लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं। अब मैं हमारे आदरणीय नीलकंठ सावले जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। को प्रणाम। आज के योग कक्षा हमारे बहन ने बहुत ही अच्छा दी और आज के मुख्य अतिथि बहन ने भी बहुत अच्छा अपना जीवन का जो पतंजलि से ऊर्जा मिलती है और किस प्रकार पूरे भारत में कैसे काम करती है, ये प्रयास बहुत अच्छा लगा। और इस हमारे आदरणीय ऊर्जा भरे झारखंड के करीम कोरही जी, उन्होंने भी बहुत स्वामी जी का जो अगला वेलनेस सेंटर वहाँ पर हो रहा है उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो जब आदरणीय पवन सर ने ये बताया कि अपने को केस स्टडी करना है, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर से जो आज ही बात करेंगे और वो जो किसान जैविक किसान है उनको चिन्हांकित करके जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र की तरफ से प्रयास करेंगे। वैसे हमने रात में भी आदरणीय दिनेश सर से बात होकर एक किसान को भी चिन्हांकित कर गए थे, लेकिन 10:30 बज गए थे तो किसान नहीं फोन कर पाए हम। तो जल्दी से जल्दी ये तैयारी हम कर लेंगे। और हम अभी आज प्रवास कर रहे हैं कल के जो अपने कार्यक्रम में रहे योगदान के भूतले सर जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से बोरिया रब से है, तो वो कल के कार्यक्रम की वैभव ठाकरे जी और पूरा वहाँ के 8-10 गाँव के किसान के साथ तैयारी करने के लिए हम अभी प्रवास में हैं। तो यही प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र के किसान का केस स्टडी हम अपने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च को डॉक्टर को हम सादर करेंगे। बस यही आपकी आवाज नीलकंठ जी, कि आप शायद नेटवर्क में नहीं हैं, आपके आपने अपना अपना कार्यक्रम भी आप प्रवास पर हैं। मैं हमारे सदन में आदरणीय कन्हैयालाल पड़ियार साहब जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि योगाचार्य जी आए और हम सबको अपनी मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय कन्हैयालाल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय कन्हैयालाल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? शायद नहीं पहुँच रही है। तो मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रदीप राज वर्मा जी। जी ओ कोटि कोटि प्रणाम। अरे इको आ रहा साउंड में। तो आज योग कक्षा जो हुई है वो मैंने थोड़ी अटेंड कर पाया, ज़्यादा नहीं कर पाया और बाद में तो कनेक्शन ही ख़त्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा आज कुछ मैं सुन ही नहीं पाया। किंतु जो जितना सुना है उतना अच्छा ये लगा कि जो बहन जी योग करा रही थी धनेश्वरी देवी, मैं उनको बार बार साधुवाद देना चाहूँगा और बार बार निमंत्रण देना चाहूँगा कि वो कई बार आए, बार बार आए, क्योंकि बहुत स्पेशल तरीके से उन्होंने योग कराया। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई की पात्र हैं वो। और आज की जो मुख्य अतिथि हैं रुद्रप्रयाग जैसी जगह में काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इतनी कठिन जगह होती, पहाड़ पे मैं रहा हूँ कुछ समय, 2-2, 4-4 दिन, 10-10 दिन, तो मुझे पता है कि वहाँ की जिंदगी कितनी कठिन होती है। और वहाँ
आके इतना अच्छा काम करने के लिए उनको साधुवाद, धन्यवाद। आज मैं ज्यादा सुन नहीं पाया हूँ दोनों ही कार्यक्रम, इसलिए ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी, आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। आदरणीय हमारे साथ अजीत कुमार सिन्हा जी जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय अजीत कुमार सर सिन्हा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आपके यहाँ अभी कल कार्यक्रम है और आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आदरणीय आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज की मुख्य अतिथि और आज के योग टीचर दोनों बहनों ने बहुत ही अच्छा आज योग का कार्यक्रम भी कराया और जो अपना मुख्य अतिथि ने अपना अनुभव दिया वो भी बहुत ही सराहनीय रहा। जैसा कि कुछ और भी बातों कामों के लिए बात हो रहा है, जिसमें आदरणीय पवन सर ने बताया कि कल हम लोग की मीटिंग हुआ था, जो मंदिरों में जैविक प्रसाद वितरण की व्यवस्था में क्या क्या कठिनाई आती हैं, उसको कैसे और क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड में तो काफी दिनों से प्रयास हुआ है और हो रहा है, मुझे लगता है कि और जगहों पर अभी कम प्रयास हुआ है, उसको भी कैसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किन किन लोगों से बात करके किस तरह से उसको और थोड़ा गति दिया जा सकता है, इसके बारे में बात हुआ। और निश्चित रूप से जब बातें होती हैं तो हर आदमी प्रयास करता है और आगे चल करके उसमें कुछ सफलताएं भी मिलती हैं। जैसा कि आज के राज्य प्रभारी करम जी ने भी झारखंड के बारे में काफी कुछ बताया और निश्चित रूप से झारखंड आने वाले समय में बहुत ही अच्छा एक प्रदेश बनेगा। मेरा भी वहां चूंकि काफी रहना होता है और उसके बारे में मुझे काफी हुआ है। कल हमारी बात करम जी से भी हुआ और तुलसी की खेती के बारे में भी वहां कुछ चर्चाएं हो रही हैं कि क्योंकि बहुत ही वहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जो ऐसे बैरल एरिया पड़े रहते हैं, तो उसके बारे में भी किस तरह से वहाँ कुछ इस तरह से करके आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी बात हुआ है। और फिर बीच में ये जो केस स्टडी है इसके बारे में भी कल हम लोग की बात हुई है और आगे आज भी बात होगा और उसमें जितना जल्दी हो सकेगा और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं जो कर रहे हैं उनकी केस स्टडी जरूर जाना चाहिए, ताकि उनकी बात को केवल पतंजलि के फोरम से लेकर के और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो हर जगह जब उनकी लेख पहुंचेगा और अलग अलग लोग पढ़ेंगे, वो खुद अपनी बात को पढ़ेंगे कि देखिए मेरा फोटो निकला हुआ है किसी किताब में, मेरा जो है मेरी बात को लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको और अच्छा लगेगा और अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने जैसा कहा है, मैं सभी सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक कृषक हैं उनकी जरूर नाम और मोबाइल नंबर प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि उनका भी इतिहास में नाम लिखा जाए और हमारी जो पुस्तकें बन रहा जो उसमें उनकी स्टोरी बने और वो अन्य लोगों को पढ़ने को मिले, तो ये अच्छा रहेगा। मैं आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, वो भी अपनी बात रखें। जी ओम सभी को प्रणाम मेरा। और मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना नर्मदापुरम से किसान हूँ, मध्य प्रदेश से। और विगत 10-12 सालों से प्राकृतिक खेती से जुड़ा हूँ मैं। काफ़ी मुझे पतंजलि से संचालन होता है और भी अन्य संस्थाओं से प्राकृतिक खेती को लेकर। और प्राकृतिक खेती को लेकर मैंने काफ़ी भ्रमण भी किए हैं, कई जगह की खेतियाँ देखी है मैंने। भ्रमण के दौरान जो भी मैंने सीखा है तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने खेत में उतारा है और उसी व्यवस्थाओं से मैं चल रहा हूँ। गौपालन करता हूँ मैं, उसके जो गोबर गोमूत्र है उससे अपने खेत के लिए जो भी खाद तैयार होती है वो पूरी खाद तैयार करके खेती कर रहा हूँ मैं।
और मेरे खेतों से जो फल सब्जी अनाज दालें जो उत्पन्न हो रही है काफ़ी गुणवत्ता युक्त हो रही है और काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मतलब आज की जो हम देख रहे हैं आवश्यकता है जैविक अनाज जैविक सब्जियों की, तो उस आधार पर आज हमारे खेतों से उत्पन्न होने वाली चीज़ें काफ़ी वो हो रही है प्रचलित। और मेरा मोबाइल नंबर अगर सदन में लिखना चाह रहे हैं तो मैं अपना मोबाइल नंबर नाम बोलता हूं मैं, और मैंने प्रमाणित भी करा के रखी है मेरी खेती को, जो आज हमें बाजार में उतारने के लिए जैविक उत्पाद प्राकृतिक उत्पाद बेचना है तो उसके लिए प्रमाणिकता बहुत ज़रूरी है। तो प्रमाणिकता के साथ में हूँ मैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9753684430। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह जी, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। किसानों के लिए गर्व है और नर्मदापुरम के लिए सभी लोग आपको जानते हैं कि आप जो है जैविक प्राकृतिक खेती बहुत उत्तम कर रहे हैं। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जी शरद जी कुछ बोलना चाहते हैं, हमें लग रहा शरद जी तो मैंने आवाज़ दी थी, जी आवाज़ आप तक पहुँच गई है। सादर आमंत्रित हैं आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो बहन जी ने योग कराया वो भी बहुत विशिष्ट था, और आज बहुत जो बहन जी ने जिस विषय में चर्चा की तो बहुत मार्मिक चर्चा थी, और बहुत उन्होंने जो चीजें प्रस्तुत करी बहुत आज जो अपना विषय है वो है कि कौन आदमी कितनी जैविक खेती कितने किसान लोग कर रहे हैं। तो इसकी सूची कल मुन्नीलाल सर जी ने बोला था, तो सूची हम लोग इकट्ठी करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ ज्यादातर कटहल की खेती होती है, अमरूद की होती है, जो कि एक ऑलरेडी प्राकृतिक पौधा है। कटहल के पौधे में कोई भी दवा नहीं लगती। जैसे मेरे पास 5 एकड़ में कटहल का बगीचा है, तो उसमें कोई भी दवा या कोई किसी भी टाइप की कीटनाशक या जमीन में प्राकृतिक रूप से ही वो होती है। रूप सिंह भैया बहुत अच्छा करते हैं, उनके पास जितनी जमीन है 5 एकड़ 5.5, वो पूरी जमीन में है अपना जैविक का कार्य करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और हमारे यहाँ जैसे हमारा अमरूद का बगीचा है, तो अमरूद के बगीचे में भी आज भी कुछ ऐसा वो नहीं डलता कोई दवाएं वगैरह। वर्मा जी जो प्रदीप वर्मा जी हैं वो भी पूरी खेती जैविक रूप से करते हैं और बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं उसमें, जैसे कि 3 लेयर 5 लेयर के सब्जियों के, फल के, अनाज के, उनके अलग अलग ऐसे टाइप से वो डाल रहे हैं। और उन्होंने जैसे बहुत विशिष्ट बीज जैसे मैजिक चावल है, उसके पत्ता है, ऐसे चावल लेके आए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारा क्षेत्र भी जैविक में काफी किसान लोग इसमें भाग ले रहे हैं। कल मुन्नीलाल सर जी ने बोला तो उसकी सूची बनाना हम लोगों ने शुरू कर दी है। आज हम लोग वो सूची उन्हें दे देंगे। आज कल रमेश मेहरा जी एक उसमें थे ट्रेनिंग सेमिनार में, अश्वगंधा, तो अगर वो हो तो वो सदन में अपनी जानकारियां दें। कल हम पहुंच नहीं पाए थे, थोड़ा स्वास्थ्य बीच में आ गया था स्वास्थ्य, तो आज अगर वो हों इसमें तो वो अपने अश्वगंधा की ट्रेनिंग में गए थे पवार खेड़ा, तो उसके विषय में वो सदन में जरूर रखें। जी धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आम का भी भंडारा होना है और तबीयत को क्या हो गया अभी बात करेंगे हम। दूसरा मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना अनुभव बताएं। जी ओम। सदन को नमन। कल जो है दो दिवसीय प्रशिक्षण था और इसका प्रशिक्षण का जो नाम था देवारण्य योजना के अंतर्गत औषधि फसलों की खेती, फसलोत्तर प्रबंधन, बाजार व्यवस्था
पर ये सेमी मतलब प्रशिक्षण था। इस प्रशिक्षण में हमें विभिन्न प्रकार की औषधि पौधों के खेती पर और जो जंगल में औषधि पौधे मिलते हैं उनके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आदरणीय मिश्रा जी जो भोपाल से आए थे, उन्होंने वनों में जो चीजें पैदा होती है उनका प्रबंधन हम कैसे करें, उन्होंने कहा कि हमारे जो भाई हैं जो संग्रहण करता है, वो जैसे आंवला है खूब फरा हुआ है तो डगान की डगान काट देते हैं, इसी तरह से अचार के भी वो यही क्रिया करते हैं, इससे नष्ट हो रहे हैं। मूसली एक समय जो है 2001-2 के आसपास मूसली का बहुत ज्यादा दोहन हुआ और अब मूसली जो है वहां से समाप्त हो रही, क्योंकि उनके बीज भी नहीं बनने देते, बीज के पहले ही उसको काट लेते हैं, पकने के पहले ही काट लेते हैं। और उन्होंने और महत्वपूर्ण चीज बताई कि जो आंवला हम बड़ा वाला आंवला खा रहे हैं, इसमें विटामिन सी की मात्रा उतनी नहीं होती जो अपेक्षित होती है। विटामिन सी की मात्रा जो है सबसे ज्यादा जो देसी आंवले में होती है, और वो भी तब आती है जब वो पक जाता है। हम उसे पकने के पहले ही ले लेते हैं। तो जो किसानों के साथ जो चीजें होती है कि उनको उचित रेट क्यों नहीं मिलते, क्योंकि उसके कारण हम पकने के पहले ही उसमें जो तत्व आना चाहिए उसके पहले ही उसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से मूसली के संबंध में उन्होंने कहा कि मूसली जो है जब तक वो उसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, और एक विशेष प्रकार की जो प्रजाति है उसमें ही वो तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, दूसरी मूसलियों में उतने नहीं पाए जाते। तो जो कंपनियां खरीदती है वो विशेष प्रकार की एक ही जो मूसली किस्म की मूसली है उसको ज्यादा खरीदती है, बाकी के फिर वो मिलावट करने के लिए कुछ भी खरीद लेती है। तो इस तरह से आंवला के पेड़ पर, सतावर पर, अश्वगंधा पर, इन सब पर जो है जानकारी दी गई है, विस्तृत जानकारी दी है। और उन्होंने कहा है कि आप कम से कम थोड़े थोड़े ही लगाएं। यही अपेक्षा की गई है कि बीज के संबंध में आप जो है जो बिल्कुल महाविद्यालय से जो बीज मिलते हैं उन्हीं को लें, उन्हीं को अपने यहाँ पर बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं। जैसे मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ तो पूरे 20-35 साल से रासायनिक खाद डाला जा रहा है, इसमें हम क्या करें। तो उन्होंने कहा आप अभी से जो है बीज को बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे बीज को बढ़ाएं और फिर खेत को उस तरह से जैविक की ओर ले जाएं, फिर लगाएंगे तो औषधि पौधों का महत्व है, वरना उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि वो जो टेस्ट होते हैं उसमें रसायन के वो आ जाते हैं तो फिर कंपनियां उसको लेती नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने किसानों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण बहुत उपयोगी रहा और बहुत लोगों ने जो है कुछ किसानों ने कहा है जो कि हम जो है, और उन्होंने कहा कि जो वेस्टलैंड है उसमें इसका उपयोग किया जाए। जड़ी बूटी जो है वो ऐसी है जो खराब से खराब जगह में भी हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगह का इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो ज्यादातर जैसे हमारा केसला विकास खंड की जमीन है, कुछ सुहागपुर की, पिपरिया की और बनखेड़ी की। बनखेड़ी से भी लगभग 30 लोग उपस्थित थे, बनखेड़ी से भी थे, पिपरिया से भी थी, और कुछ लोग इस तरह से काम अब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है। तो ये कुछ लोग उसमें करेंगे। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर भी चर्चा हुई है, और वहाँ कुछ किसान भाई मिले भी हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। आदरणीय एक दुबे जी हैं जो मिसरौत के हैं, वो उन्होंने चिया लगाया हुआ है। कल चिया की बने सिंह जी ने बात की थे, तो इन्होंने भी अपने यहाँ पर चिया लगाया हुआ है, और वो चिया जो है अगले ही 1 महीने में लगभग पककर तैयार हो जाएगा। तो हम उसको देख भी सकते हैं, अपने पास में ही डोलरिया के पास में है। तो इस तरह से जो है लोग जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। जी, ओ सदन को नमन। ओ
धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, आपने जानकारी दी। आपने पूरा हर प्रशिक्षण लेते हैं आप, औषधीय पौधों का प्रशिक्षण लिया। कल मैंने जैसा हमारा संवाद हुआ था जब आप उस प्रशिक्षण में थे, तो जितने भी प्राकृतिक कृषक हैं, खेती कर रहे हैं, आप लोगों की नॉलेज में हैं, सदन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों से निवेदन है, किसी भी प्रदेश के हों, वो पूरे भारत के सभी राज्यों से हमारे जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनकी स्टोरी बनना है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आज उनके नाम वगैरह दे दें। आदरणीय किशोर दुबे जी अपनी बात रखना चाहते हैं, फिर मैं आदरणीय प्रदीप राज जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नालाल जी। मैं एक ही बात रखना चाहता हूँ कि वो चकमक स्टोन के बारे में जो रघुवंशी जी चित्र भेजने वाले थे और आर्टिकल भेजने वाले थे, शायद रोज एक दो बार हमारे रिमाइंडिंग हो रहा है, लेकिन उनसे वो आ नहीं रहा। अगर वो सदन में है तो कृपया वो भेजने की बात करे, और नहीं तो फिर मुन्नीलाल जी, प्रदीप वर्मा जी, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि रघुवंशी जी से वो बात करके वो जो चकमक स्टोन है उनका चित्र और उससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो भेजने के लिए उनको रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद। आदरणीय प्रदीप राज जी। आदरणीय दुबे जी को प्रणाम। वो चकमक स्टोन का आपको फोटो चाहिए तो वो तो मैं ही ढूंढ के दे दूंगा, क्योंकि हमारे खेतों में होता है वो एक पत्थर, मतलब, किंतु वो कैसे लगाते हैं वो मतलब 3 तिकोने चुकोने, उसके लिए काफी पत्थर लगते हैं। तो बाकी एक दो पत्थर तो मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात मैं आज ये बोलना चाह रहा था कि कल जो अश्वगंधा के ऊपर एक सेमिनार था 2 दिन का, मुझे भी बुलाया गया था, किंतु मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया। रमेश जी, मेहरा जी से एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि एक कभी कभी हीरा अपने घर में छुपा रहता है और अपने को पता नहीं रहता। एक बहुत बड़े विद्वान हैं अपने होशंगाबाद में, अभ्यंकर सर, जिन्होंने जड़ी बूटियों पे बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। प्रोफेसर हैं, थे वो, रिटायर्ड हैं, होशंगाबाद में रहते हैं वो। मैं उनका नंबर दूंगा, तो एक दिन आप उनको बुलाएं, उनसे मिलें और उनके ज्ञान को पूरा साझा करें, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के बीच में रह के बहुत सी जड़ी बूटियों पे काम किया है, काफी दिन काम किया है। तो मुझे आज जब अश्वगंधा की बात हुई तब मुझे उनका स्मरण आया। अभी तक तो मुझे मतलब याद नहीं आया था कि अपन उनको बुला सकते हैं। एक दिन उनको बुलाएंगे और उनके अनुभव अपन लेंगे। जी 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 जी। इसी तरह से कानाबाड़ी में जो वैद्य है उनके संबंध में भी वहां पर चर्चा हुई कि कानाबाड़ी के जो वैद्य है वो भी भिन्न भिन्न तरह की जड़ी बूटियों को जानते हैं, और उस पर भी कोई यदि हम बात करेंगे कि कोई वहां से मिले कानाबाड़ी के संबंध में, तो वो भी जानकारी दे सकते हैं इस संबंध में जड़ी बूटियों के। कानावाड़ी के वैद्य को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे जब मैं फर्स्ट में नौकरी करता था, वो बहुत मेरे करीब का एरिया था वो। वहां से मैं 20-25 किलोमीटर दूरी मेरी मतलब रेंज थी। तो जो उस समय के वैद्य थे वो तो उनके बच्चे कर रहे हैं अभी, किंतु जानते हैं जड़ी बूटियों के बारे में, खासतौर से लकवा वगैरह की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी में वो उनकी जड़ी बूटियां काम करती हैं। तो कैंसर आप पे भी चाहें बहुत तो काम है उनका सर। नंबर मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। जी धन्यवाद। आप लोगों का संवाद निरंतर चल रहा है, खेती की चर्चाएं हो रही हैं, किसानों की चर्चाएं हो रही हैं, औषधीय पौधों की चर्चाएं हो रही हैं। दिन हमेशा आप जो है जो किसान भाई हैं उनको बिल्कुल सारे दिन और रात में भी हम लोग आपस में संवाद करते हैं। खेती किसानी का इतना अच्छा संवाद हो रहा है, निश्चित है हमारा देश समृद्ध बनेगा। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का जो अभियान है भारत को विश्वगुरु बनाने का, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा हमारे देश को बहुत जरूरी है। आदरणीय करम जी ने जो बात कही है, तो इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं समापन के लिए आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करूंगा। राधे राधे। आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी, सदन में आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज की हमारी मुख्य अतिथि लक्ष्मी जी ने भी बहुत सुंदर उनके यहाँ जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी, और रामलीला के बारे में ये मुझे बताया था। बहुत सुंदर उनका कार्य चल रहा है, उनका पास से हम वीडियो जरूर लेंगे। और सदन में जैसे कि पवन सर ने भी कहा है कि जितने भी किसान हैं उनकी केस स्टडी होनी चाहिए, तो हम भी प्रयास करेंगे हमारी तरफ से जितना हो सके कि जहाँ कहीं होंगे किसान तो
उनको केस स्टडी बनेंगे तो हम भी प्रयास करेंगे। और बाकी सबको धन्यवाद और सभी का आभार। सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनमें मेरा भी थोड़ा सा सेवा। और आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय भैया करम कोहरी जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय हमारे पवन कुमार सर, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय योगा हसे भाई जो बहन है उनका भी, और हमारे योग शिक्षक और बाकी अन्य सदस्य लेफ्ट हुए उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम का समापन करते कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे पतंजलि ऑनलाइन कार्यक्रम में। तब तक सबको ओम राधे राधे, ओम नमस्कार, राधे राधे, सबको धन्यवाद। सभी को राधे राधे। अभी आज प्राकृतिक किसानों का नाम और सूची देना है जो भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मैंने संवाद किया था, आदरणीय गजानन जी से किया था, आपसे किया था और अन्य राज्यों में भी किया है। सभी जिन राज्यों में प्राकृतिक कृषक हों वो अपना नाम मोबाइल नंबर जरूर उपलब्ध करा दें, चाहे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी करा दें, चाहे मुझे करा दें या किसी को भी करा दें, अवश्य करा दें। सबको शादत प्रणाम। जी प्रणाम सर। ओम। हेलो, हाँ, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी प्रणाम। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी प्रणाम। सभी आदरणीयों को बहुत बहुत प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ। रंजना बहन से हुई क्या बात? वो आकाश चौरसिया का जो 5 दिन का शिविर लग रहा है पुणे में। हाँ तो मैंने आपने किया है ना वो 5 दिन का 5 मल्टीलेयर खेती का? मैं 2 बार कर चुका हूँ शिविर को। अच्छा अच्छा। हाँ तो रंजना बहन को करना है वो शिविर। तो रंजना बहन भैया कोई समझ आने को। हाँ रंजना बहन से आया था क्या फोन आपको? आया था। हाँ हाँ। तो अभी पुणे में है वो 5 दिन का। हाँ लेकिन हमारे पीछे कल एक प्रोग्राम है यहाँ पर यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट में, और हमारी एक जो राज्य प्रभारी की मीटिंग है 16 तारीख को। इसके वजह से हम नहीं जा पा रहे वो पुणे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। जी ओम 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 प्रणाम।